हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और ये जो वीडियो है ये एक्सिस बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए है, अगर वो एनपीएस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप एसबीआई योनो के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आप पीएनबी वन ऐप के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं, आप एचडीएफसी बैंक कैसे ओपन कर सकते हैं, आप किसी और बैंक का है तो कैसे ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस एनपीएस से रिलेटेड है, वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में एनपीएस नाम से वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर पर्टिकुलरली एनपीएस का चाहिए तो यहाँ पे अगर एक्सिस से करना है तो मैं बता दूँ, एक्सिस के मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग दोनों में से नहीं होगा, ये आपको कहीं और से करना होगा। तो ये क्या करना होगा कि वेब ब्राउज़र है, आपको वेब ब्राउज़र पे जाना है जो भी आपके पास है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है या जो भी है वो आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास क्रोम है, मैं क्रोम से लॉगिन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा एक्सिस बैंक एनपीएस ओपनिंग ऑनलाइन। जब ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है जो, उसको हम टिक कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा दो ऑप्शन कि आप एनपीएस कैसे ओपन करना चाहते हैं, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू या फिर एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। तो केफिन के थ्रू एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो आपका ओपन करने में हेल्प करती है। अदरवाइज एनएसडीएल गवर्नमेंट आपका रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हैंडल करती है। तो यहाँ पे क्या है कि हम एनएसडीएल के थ्रू अभी आपको यहाँ पे ओपन करना आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम अप्लाई नाउ जो लिखा हुआ है एनएसडीएल के नीचे वो करेंगे एंड देन यहाँ एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे एनपीएस के पेज पे, एक्सिस बैंक जिसका पीओपी हो गया यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। अब यहाँ पे जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे में रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली ये न्यू रजिस्ट्रेशन है। एप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल सब्सक्राइबर ही होगा अगर आप अपने लिए डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर तब होता है जब आपका किसी कंपनी के थ्रू ओपन होता है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट ऑब्वियसली ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया ही ओपन कर सकते हैं। रजिस्टर विथ, यहाँ पे पैन कार्ड है, आप पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब टीयर वन ओनली और टीयर वन एंड टीयर टू। अब अकाउंट टाइप क्या होता है, तो टीयर वन तो आपका मैंडेटरी है एनपीएस के लिए, टीयर टू आपका ऑप्शनल है। मैं बता दूं, अगर आप टैक्स एग्जम्पशन के लिए कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ टीयर वन में ही आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। एटीसी में मिलता है आपको पूरा 1.5 लाख का। उसके अलावा जो आपको मिलता है एनपीएस के थ्रू वो मिलता है 50,000 रुपीज़ का टैक्स एग्जम्पशन, वो मिलता है आपको अंडर सेक्शन 80CCD1B में। तो यहाँ पे आप इसके थ्रू सिर्फ टीयर वन से ही ले सकते हैं। टीयर टू का जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही मिलता है। टीयर टू में ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, अगर आपको पर्टिकुलरली सेविंग और पेंशन के लिए करना है और बहुत सारे आपको ऑप्शंस चाहिए तो फिर आप टीयर टू जो है वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पीओपी नेम एक्सिस बैंक, ऑब्वियसली आपका अकाउंट एक्सिस में है तो एक्सिस बैंक से ही यहाँ पे ओपन करना हम कर रहे हैं, तो आपका जो भी एक्सेस होगा वो आपका एक्सिस बैंक से ही होगा। यहाँ पे पैन नंबर आ रहा है, आप अपना पैन नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पैन नंबर डालते ही जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो गया है, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स हमें फिल करने होंगे जो आपको करेक्टली फिल करना होगा, जो भी आपके आधार पे या पैन पे होगा। उसके बाद आपका एक आईडी जनरेट होगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो स्टेप बाय स्टेप होगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। फिलहाल सबसे पहले टाइटल, अगर आप मैरिड हैं तो श्रीमती, अगर आप मैरिड नहीं हैं अनमैरिड हैं तो कुमारी, अगर आप मेल हैं, मेल में आप मैरिड या अनमैरिड जो भी हैं तो आप श्री ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे श्रीमती सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन आता है यहाँ पे आपका कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, तो आधार और पैन सब पे एकदम सब कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए। तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। अगर आप मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जिस पे भी ये जो स्टार बना होता है ना, ये स्टार जो बना होता है वो आपका मैंडेटरी फील्ड होता है, तो उसको तो भरना आपका बिल्कुल ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करके इस पर जब क्लिक करते हैं हम इस जगह पे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आ जाता है ऑप्शन। फिर यहाँ से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ईयर में जाना है तो ये जो जगह है आपका यहाँ पे, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मंथ्स के लिए, ठीक है, मंथ्स के लिए आ रहा है। और अगर आप ईयर के लिए डायरेक्टली जाना चाहते हैं, कि दिक्कत नॉर्मली होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम
टच करेंगे, फिर 2022 जहाँ लिखा है उसको टच करेंगे तो यहाँ से आप ईयर चेंज कर सकते हैं। तो ईयर जो भी है यहाँ से फिर बैक एरो जो है उस पर आप क्लिक करेंगे और सारे ईयर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो आसानी से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे बात आती है किसकी, कि एप्लीकेंट इज़ ऑर्फन। क्या जो भी एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है, क्या उसके पेरेंट्स अलाइव हैं कि वो अनाथ है। ऑर्फन मीन्स अनाथ। तो अगर अलाइव है तो यहाँ पे येस कर देंगे, ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे येस कर देंगे। अगर नहीं है, पेरेंट्स आपके हैं, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। देन यहाँ पे होता है जेंडर। तो जेंडर में आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आप जिस भी जगह पे पैदा हुए हैं वो आप लिखेंगे। कंट्री आप इंडियन ही सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस अगर मैरिड है तो फिर यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड, डिवोर्सी है, विडोअर है, जो भी है अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आता है आपका यहाँ पे फादर्स नेम या मदर्स नेम, यानी कि आप पैन कार्ड पे आप क्या चाहते हैं, क्या प्रिंट हो, आपके फादर का नेम प्रिंट हो या फिर आपके मदर का नेम प्रिंट हो। तो जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो मोबाइल नंबर डालिए जिससे आपका HDFC बैंक जो है वो है, या फिर जिससे आधार कार्ड आपका लिंक्ड है, आप वो डाल सकते हैं। देन यहाँ पे आप करेंगे आई कन्फर्म डैट माई व्हाट्सएप नंबर इज़ सेम एज द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अबव। तो व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आप कन्फर्म करेंगे। और देन यहाँ पे ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी यहाँ पे अपना डालेंगे, मैंडेटरी कॉलम है ईमेल आईडी का। फिर फादर का डिटेल आपको डालना है, तो फादर का नेम, फादर का लास्ट नेम, फिर मदर का पूरा डिटेल यहाँ। सब्सक्राइबर मिडिल नेम क्या होता है कि शादी के पहले अगर कोई आपका नाम दूसरा था, शादी के बाद दूसरा हो गया, जैसे सपोज़ मेरा नाम अभी सुप्रिया श्रीवास्तव है, शादी के पहले अगर ये सुप्रिया सिन्हा होता तो यहाँ पे मैं सुप्रिया सिन्हा लिख देती। अदरवाइज़ अगर कोई चेंजेस नहीं है तो आप देख सकते हैं मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको नहीं भरेंगे तो भी यहाँ पे काम चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आइडेंटिटी डिटेल्स का। तो सबसे पहले ऊपर मेरा पैन नंबर ऑब्वियसली लिखा होगा। देन आता है लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार का लास्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है यहाँ पे। पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी नहीं भी लिखेंगे, ये नहीं भी लिखेंगे, ये सारी चीज़ें चलेगी। देन आता है आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या आइडेंटिटी देना चाहते हैं और उसका आईडी नंबर क्या है। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या क्या हो सकता है, पासपोर्ट आपका हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, आपका DL हो सकता है, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा हो सकता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इनमें से आप कोई भी आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर आगे में यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो ऑलरेडी आप पैन कार्ड ही सेलेक्ट किए तो यहाँ पे पैन कार्ड होगा और आपका आईडी नंबर भी लिखा होगा जो आपने स्टार्टिंग में ही किया होगा। फिर आता है ऐड एंड एंटर कैप्चा। जैसे यहाँ पे लिखा है 67 + 3, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा 70। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे कर देंगे तो आपका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे फिर जनरेट हो जाता है। तो कंप्लीट फिल करते हैं और जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा योर नेम प्रोवाइडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन NPS मैचेस विथ नेम एज पर पैन रिकॉर्ड्स। तो यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक का एक्नॉलेजमेंट नंबर। SMS भी आपने देखा होगा, SMS भी रिसीव हो जाएगा रजिस्टर्ड नंबर पे और मेल ID पे भी आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। आपका जो एक्सिस बैंक से ओपन हो रहा है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर स्टार्ट होगा UTIB से और आपका नाम यहाँ लिखा होगा, रिसिप्ट का डेट और टाइम जो यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे सिंपली अब हमें ओके पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया प्लीज़ सेलेक्ट टैक्स पेयर ऑफ कंट्री। तो पहला नंबर है आई एम अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, यानी कि मैं इंडिया का ही बस वाशिंदा हूँ, मैं और किसी दूसरे देश में नहीं रहता। तो पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आई एम अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ द कंट्री मेंशन्ड बिलो। तो क्या इसमें से किसी का हूँ, तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया के हैं तो पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे, बाकी सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। US पर्सन तो नो, US का नहीं है। पैन नंबर मेरा नोट होगा, यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम आ रहा होगा, इसको फिलहाल हम छोड़ के नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हैं। देन यहाँ पे आता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स फिल करने के लिए। तो जो भी आपका फ्लैट नंबर, लैंडमार्क, जो भी आपका विलेज, व्हाटएवर, यहाँ पे जो आपके रिक्वायरमेंट है, जैसे पिन कोड, आप जिस जगह पे रहते हैं उसका पिन कोड डालेंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट, कंट्री, सारी चीज़ें डालेंगे। उसका प्रूफ हमें देना होगा। तो प्रूफ क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रूफ ID इफ़ एनी। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें से अगर कोई प्रूफ है आपके पास जहाँ पे आप रह रहे हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि वोटर ID हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया, या इनमें से जो भी पांचों में से जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करेंगे।
देन जो भी आप फिल करते जाएंगे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में, सेम चीज़ आपका परमानेंट एड्रेस में भी फिल होते जाएगा। और परमानेंट वहाँ से जब आप सेलेक्ट करेंगे आईडी कि आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं, तो परमानेंट एड्रेस प्रूफ का भी सेम आईडी सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बैंक एंड अदर डिटेल्स के लिए। तो ऑक्यूपेशन डिटेल्स, तो आप किस सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोफेशनल, होम मेकर, जो भी है वो यहाँ से फिल कर देंगे। एंड देन आता है यहाँ पे कि इनकम रेंज क्या है। तो जो भी आपकी इनकम का रेंज है 1 लाख तक, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, जो भी आपका रेंज है यहाँ पे हम लिख देंगे। देन यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट इफ़ एप्लीकेबल। तो अगर आप पॉलिटिकली जो है वो आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स हैं या फिर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन से आपका कुछ रिलेशन है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बैंक डिटेल्स के लिए। तो सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, वो टाइप ऑफ अकाउंट हम अकाउंट टाइप से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अकाउंट नंबर लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे IFSC कोड आता है। IFSC कोड जैसे ही यहाँ डाल के इस सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सिस बैंक का ब्रांच का नाम, ब्रांच का एड्रेस और नीचे में MICR कोड, ये सारी चीज़ें आपकी फिल हो जाएगी। बैंक का नाम तो पहले से लिखा हुआ है। देन यहाँ पे पिन कोड, तो आपका बैंक किस जगह पे है वो पिन कोड यहाँ पे डाल के जैसे ही हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टेट है, कंट्री है, ये सारी चीज़ें भी सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इसको जब हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो कहता है कि बैंक अकाउंट लिंक टू आधार। तो अगर बैंक अकाउंट जो है आपका आधार से लिंक्ड है, ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ पे इस जगह पे हम टिक कर देंगे एंड देन सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका स्कीम प्रेफरेंस डिटेल, चूज़ पेंशन फंड मैनेजर। तो आप कौन सा आप पेंशन फ़ंड चूज़ करना चाहते हैं, HDFC का या ICICI का, टाटा पेंशन मैनेजमेंट, आदित्य बिरला, UTI रिटायरमेंट, SBI पेंशन फ़ंड, LIC। तो जो भी आप चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि HDFC का ही आप सेलेक्ट करें। आप LIC चूज़ करना चाहते हैं, आप LIC भी कर सकते हैं, आप टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड भी कर सकते हैं, आप ICICI, जिस पे भी आपको लगता है ट्रस्ट है, ट्रस्ट क्या, जिसको आपको लगता है कि आगे वो अच्छे से मैनेजमेंट उसका हो सकता है, आप उसको कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं LIC यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ। अब इन्वेस्टमेंट चूज़ करने के लिए आता है कि आपको ऑटो करना है या एक्टिव करना है। जब हम ऑटो पे करते हैं यानी कि आप उसको असाइन कर रहे हैं कि जो भी आपका POP है या फिर जो भी फंड मैनेजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपका जो भी फंड है वो असाइन करते हैं, जो आपके पैसे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग असाइन करेंगे। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मॉडरेट लेना है, अग्रेसिव लेना है या कंजर्वेटिव लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 तरह का फंड होता है, एक इक्विटी, एक बैलेंस्ड और एक डेब्ट। इक्विटी यानी कि जिसका रिस्क बहुत हाई होता है और उसका इनकम भी बहुत हाई होगा, यानी कि परसेंटेज जो आपको गेन होगा वो भी हाई परसेंटेज, सबसे हाई परसेंटेज गेन होगा और रिस्क भी बहुत हाई फैक्टर का होगा। तो उसको ऐसे बॉन्ड्स में लगाते हैं जो इक्विटी के अंदर में आता है। बैलेंस क्या होता है कि ऐसे फंड्स में लगाते हैं, कुछ पैसे जो है आपके बहुत हाई रिस्क वाले में लगेंगे जिसमें से हाई आपका इनकम आएगा, और कुछ पैसे आपके गवर्नमेंट स्कीम्स टाइप के बॉन्ड्स में लगेंगे जिसमें आपको परसेंटेज नॉर्मल FD से तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन आपका इक्विटी से कम मिलेगा। डेट फंड ये होता है कि उसमें जितने भी आपके पैसे होते हैं सिक्योर्ड फंड्स में लगते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के फंड्स हो गए। इसमें आपका रिस्क भी कंपैरेटिवली बहुत कम होता है लेकिन इनकम भी आपका जो है वो ऑब्वियसली FD से तो ज़्यादा होगा लेकिन इक्विटी एंड बैलेंस से कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अग्रेसिव सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बैलेंस्ड में जाना चाहते हैं तो आप मॉडरेट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप कंजर्वेटिव समझ पे आप टिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप असाइन ना करके आप खुद करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाता है कि LIC के कितने सारे फंड्स हैं, पेंशन फंड, क्योंकि आपने LIC ऑप्ट किया है तो LIC के ही सारे फंड्स यहाँ पे शो होंगे। अब कितना परसेंट आप कौन से स्कीम में डालना चाहते हैं और स्कीम की जानकारी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आ जाता है स्कीम डाउनलोड करने के लिए आता है। डाउनलोड करेंगे, सारे स्कीम का इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ने के बाद आपको किस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करना है, स्कीम ECGA Tier 1 के लिए, ऑब्वियसली Tier 1 सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो कितना परसेंट इसमें जाना चाहिए, तो टोटल आपका 100% यहाँ पे ऐसे आप बना सकते हैं, जैसे 20, 30, 40 ऐसे करके टोटल 100% होना चाहिए चारों को ऐड करके। तो उस हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई और फंड सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे हम
SBI पेंशन फंड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और तब एक्टिव क्यों हो जाते हैं, तो यहाँ पे SBI के सारे फंड्स आ जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल। तो नॉमिनी आप जिसको भी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी का फर्स्ट नेम, नॉमिनी का लास्ट नेम अगर है तो, मिडिल नेम है तो वो मेजर है या माइनर है। अगर 18 ईयर्स से प्लस है जिसको आप बना रहे हैं तो वो मेजर में आता है। अगर वो 18 ईयर्स से बिलो है तो फिर वो माइनर में आता है। फिर उसके गार्जियन के बारे में भी आपको लिखना पड़ता है। जैसे सपोज़ आप अपने बच्चे को बनाते हैं तो बच्चे को आप नॉमिनी बना लिया तो वो 18 से कम है, तो वो तो सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर पाएगा, तो फिर आपको उसके फादर को या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को या किसी को भी आपको उसका गार्जियन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है, नॉमिनी का एज हो गया, उससे आपका क्या रिलेशन है, कितना परसेंट आप नॉमिनी को देना चाहते हैं। अगर एक ही नॉमिनी है तो 100%, दो नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से परसेंटेज जाएगा। अगर माइनर है तो फिर यहाँ पे गार्जियन का डिटेल्स यहाँ पे आपका फिल करेंगे। नॉमिनी कहाँ रहता है उसका कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स फिल होगा, किस कंट्री में क्या, और सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। अगर आप नॉमिनी 1 के बाद नॉमिनी 2 भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करके नॉमिनी 2 के डिटेल्स भी वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा नॉमिनी भी आप बना सकते हैं, मैक्सिमम 3 बना सकते हैं। तो सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि स्कैन्ड पैन कार्ड और कैंसिल चेक आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो भी आपका पैन कार्ड है उसको एक बार स्कैन कर लीजिए। उसका डॉक्यूमेंट का साइज़ कितना होना चाहिए वो सारा लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट जो है वो जेपेग या JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ जो है वो 4 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें का ध्यान रखते हुए उसको रिसाइज़ करते हुए यहाँ पे चूज़ फाइल से करके आप चूज़ करके यहाँ पे सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आ जाता है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके आप वो उस फ़ोटो को कर सकते हैं, या तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का फ़ोटो खींच के एंड देन आप उसको चूज़ फाइल से अपने गैलरी से सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और सिग्नेचर का क्या करना है कि सिग्नेचर आपको एक वाइट पेपर पे करना है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG फॉर्मेट। अगर फोटोग्राफ सिग्नेचर इमेज है वो इज़ अनदर फॉर्मेट तो उसको आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। उसका साइज़ जो है वो 4 KB से 5 MB के बीच में होना चाहिए। एंड यहाँ पे फॉर आधार ऑफलाइन EKYC बेस्ड रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन ऑफ फोटो इज़ नॉट अलाउड। अब यहाँ पे क्या है कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर शुड बी इन, ये सारी डिटेल्स जो भी लिखे हैं वो आपका हो जाएगा। जो सिग्नेचर आप करते हैं, जो आपका पैन कार्ड पे सिग्नेचर है, बैंक में सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आप एक वाइट पेपर पे करेंगे और उसका फ़ोटो खींच के देन यहाँ पे चूज़ फाइल करके फ़ोटो खींचेंगे, गैलरी में आएगा, उसको रीसाइज़ करके यहाँ पे कर लेंगे हम। और ये करने के बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। देन सेव करने के बाद यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो भी डिटेल्स है जो आपने अभी तक भरा है उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं एक बार ऊपर से नीचे तक कंप्लीट रीड कर लीजिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अगर है तो एडिट पे जाके उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो एरो बना हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आपका पेमेंट डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम Tier 1 कंट्रीब्यूशन आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे आप लिख देंगे। पेमेंट डिटेल्स के लिए आप कहाँ से जाएंगे, अगर आपको नीचे से ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऊपर में जितने भी बने हुए हैं जैसे यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स लिखा है तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन अमाउंट लिखेंगे। तो ऑब्वियसली Tier 1 का ही ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया तो Tier 1 पे करेंगे और यहाँ पे फिर Tier 2 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा फिल करने के लिए, अगर Tier 2 का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तब आएगा। देन यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे हम क्लिक कर देन यहाँ पे समरी आ जाएगा पूरा जो भी आप पैसा जमा करना जा रहे हैं उसका। जैसे कि आप कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं 500 रुपीज़ और एक्सिस बैंक से अकाउंट ओपनिंग का चार्ज जो है वो 200 रुपीज़ है और GST उसका लगेगा 36 रुपीज़। तो ये वैरी भी करता है, जैसे अगर इसको हम SBI से ओपन करें तो 350 रुपये के करीब है और अगर HDFC से ओपन करें तो यहाँ पे 400 रुपीज़ के करीब है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, और PNB से ओपन करें तो 200 रुपये के तकरीबन है। तो ये वैरी कर रहा है कि आप किस आप POP से अकाउंट ओपन कर रहे हैं। उसके अलावा चार्जेस फॉर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आता है। तो चार्जेस फॉर कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो भी पैसा आप
जमा कर रहे हैं उसका 0.5% जो है वो आपका हर बार जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका 0.5% आपका लगेगा चार्जेस फॉर कंट्रीब्यूशन। तो 500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका अगर 0.5% हम निकाले तो आता है 2.5 रुपये। लेकिन फिर आप बोलेंगे यहाँ पे 30 रुपये क्यों लग रहा है? तो 30 रुपये इसलिए लग रहा है क्योंकि चार्जेस फॉर कंट्रीब्यूशन इज़ मिनिमम 30 रुपीज़, यानी कि जब तक 30 रुपये आपका जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं उसका जब हम 0.5% निकालेंगे तो जब तक वो 30 रुपये से कम आता रहेगा तब तक आपका यहाँ पे मिनिमम 30 रुपये लगते रहेगा। और जैसे ही उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 30 रुपये से ज़्यादा होना लगना आपका शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम कितना लगता है? तो मैक्सिमम ये 25,000 रुपये तक आपका चार्जेस फॉर कंट्रीब्यूशन आपका लग सकता है। और जितना चार्जेस का कंट्रीब्यूशन लगेगा उसी के हिसाब से उसका जीएसटी भी यहाँ पे लगता है। अब जैसे कि 5,000 रुपीज़ सपोज़ आप जमा करते हैं तो 5,000 रुपीज़ का आप 0.5% अगर आप निकालते हैं तो वो आता है हमारा 25 रुपये, फिर भी यहाँ पे 30 रुपये लगेगा। अब यही बात हम करें अगर 10,000 रुपये के लिए तो 10,000 रुपीज़ का अगर आप 0.5% निकालते हैं तो वहाँ पे होता है 50 रुपये। तो यहाँ पे ये पूरा 50 रुपये जो है यहाँ पे लग जाएगा और उस हिसाब से जीएसटी लगेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो डिक्लेरेशन आता है, तो इसको हम टिक कर देंगे कि जो भी मैंने डिक्लेयर करे वो सारी चीज़ें सही है, सारे सब्सक्राइब सही है। फिर यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए आता है कि जो भी पैसे यहाँ पे मैं एनपीएस में जमा करूँगी वो कोई भी इलीगल पैसा नहीं है, बिल्कुल भी ब्लैक मनी नहीं है, सब वाइट मनी है, उसके डिक्लेरेशन के लिए है। देन यहाँ पे आता है कि जो भी एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट है वो मुझे सिर्फ ईमेल पे चाहिए या फिर यहाँ पे फिज़िकली भी मुझे चाहिए स्टेटमेंट। तो अगर सिर्फ ईमेल पे चाहिए तो इसको, अगर फिज़िकली भी चाहिए तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है पैन कार्ड ऑप्शन। पैन कार्ड ऑप्शन में क्या है कि आप सिर्फ पैन कार्ड जो है अपने मेल आईडी पे चाहते हैं और वेलकम किट भी सिर्फ अपने मेल आईडी पे चाहते हैं, फिज़िकली आपके घर पे ना आए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो 18 रुपये आपको चार्ज लगेगा और आपके मेल पे आ जाएगा। अगर आप पैन कार्ड जो है वो सिर्फ मेल पे चाहते हैं और जो वेलकम किट है वो आप चाहते हैं आपके घर पे आए तो 35 रुपये चार्ज लगेगा। और आप चाहते हैं कि पैन कार्ड और वेलकम किट दोनों आपके घर पे आए तो 40 रुपये चार्ज लगेगा। तो यहाँ से इसको हम यहाँ पे वेरी कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे सिंपली कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने दिया है वो आप डालेंगे। आपका 1 टाइम पासवर्ड डालते हैं, पैन नंबर जनरेट होता है। पैन नंबर जनरेट होने के बाद ई वेरिफिकेशन होता है, ई साइन होता है एंड देन आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आप इसमें आराम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं और पेंशन का अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Thank you so much. Have a nice day.